प्यारे छात्रों, आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है अपने पाठ्यक्रम को देखकर कि हमारे इस पाठ्यक्रम में साकेत और मैथिली शरण गुप्त आए हैं। साकेत महाकाव्य है। साकेत में उन तत्वों को लिया गया है जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों हैं, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे आधुनिक काल के मूर्धन्य कवि हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ब्रिटिश पीरियड होने के कारण उनके पिताजी श्री रामचरण जी को राय बहादुर की उपाधि मिली, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयता को देखते हुए उस अपनी राय बहादुर की पदवी को वापस लौटा दिया। माता काशीबाई भी धार्मिक महिला थी। इनके कारण मैथिली शरण गुप्त पर धर्म का प्रभाव पड़ा और वे ऐसे महाकवि होकर उभरे जिसने मनुष्य को कहा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझे जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ उपयुक्त करो तब को, नर हो न निराश करो मन को। पराधीनता से जूझती हुई जनता को उन्होंने यह संदेश दिया कि पराधीनता में अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करो, निराश होकर केवल मत बैठो। इसी बीच में जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए झांसी के मैकडॉनल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका मन वहाँ इंग्लिश पढ़ने में नहीं लगा। उनका मन साहित्य जगत में था, क्योंकि वो अपने पिता रामचरण जी से धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी किया करते थे और बाद में वो साहित्य के जगत में दद्दा नाम से संबोधित किए गए। इसी के लिए उनको 1931 में उनका जो प्रथम प्रकाशन हुआ, उसके कारण उनको 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक का पुरस्कार दिया गया और वो राष्ट्र कवि के नाम से प्रस्तुत जाने गए। वैष्णव संस्कार, सुसंगति, स्वाध्याय के कारण उन्होंने वो रचना के लिए प्रेरित हुए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है छात्रों, मैं ये अलग से आपको बता रही हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है कि हम किसी विशेष विद्यालय में जाकर ही अध्ययन करें। हम स्वयं भी अपनी प्रतिभा को अपने से बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 18 साल की उम्र में ही उनके पिता, माता, पत्नी का उनको वियोग मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो निरंतर साहित्य का अध्ययन करते रहे। स्वभावत उनका परिवार वैश्य परिवार था। सारा उनका व्यापार समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी स्वभावगत उदारता नहीं छोड़ी। अपने प्रेरक व्यक्तित्व को प्रेरक रचनाओं में बदल दिया। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जब झांसी से मैकडॉनल के पढ़कर लौटे तो उनका मन चक्री चलाने में, उनका मन पतंग उड़ाने में लगता था। घर पे ही उनके अध्ययन की व्यवस्था की गई और उन्होंने घर में ही बंगला, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। यह ध्यान देने लायक बात है कि उन्हें अन्य साहित्य की अपेक्षा आल्हाखंड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वीरगाथा काल का आल्हाखंड वीरता से भरा हुआ था। इसी समय आधुनिक काल की कविताओं का प्रादुर्भाव हो रहा था और उस समय जयशंकर प्रसाद, मैथिली सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता का आह्वान किया था और इसी समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे और ऐसी कृपा थी कि वो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के संपर्क में आ गए। इससे उनके अंदर उनका जो गांधीवाद का व्यवहारिक पक्ष था वो उनकी कविता में आंदोलनों का समर्थन करने लगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जब हम साहित्य देखते हैं तो उसमें हमें लोक संग्रह दिखाई देता है। केवल कविता नहीं है, केवल साहित्य नहीं है, जन जन तक जाने वाला काव्य है जो ये बताता है कि हमें जन जागरण कैसे करना है और युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना को कैसे अनुप्राणित करना है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी काव्य और रचनाएं।
मैथिली शरण गुप्त चूँकि लोक संग्रही थे, अनघ के बाद सबसे अधिक उन्होंने जयद्रथ वध और भारत भारती पर अपने क्रांतिकारी स्वरों को लेखन में बदल दिया। 1936 के समय महात्मा गांधी ने उन्हें मैथिली काव्यमान ग्रंथ भेंट करते हुए उनको राष्ट्रकवि से संबोधित किया। चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए सर्वप्रथम सरस्वती में उनकी कविता 1909 में पहला काव्य उनका जयद्रथ वध आया और जयद्रथ वध की लोकप्रियता से ही वो प्रकाशन और लेखन की ओर अग्रसर हो गए। 59 वर्ष मात्र में उस व्यक्ति ने 2 महाकाव्य, 20 खंडकाव्य, 17 गीत काव्य और 4 नाटक और गीत नाट्य लिखकर हिंदी साहित्य के काव्यगत इतिहास में एक आंदोलन शुरू कर दिया। फिर हम देखते हैं जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, द्वापर है, सिद्धराज है, अंजलि है, इसी तरह काबा और करबला है, किसान है। किसान, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसमें किसानी में झलक मिलती है। गुरु तेग बहादुर सिंह बहुआयामी, बहुसंस्कृत को अपने में लेकर चलने वाले, धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देने वाले गुरु तेग बहादुर सिंह। जय भारत, भारत भारती और जयद्रथ वध में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव होता है। शकुंतला, जहाँ पे वो संस्कृत की तरफ और हमारी आध्यात्मिक चिंतन की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह रंग में भग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट, विरहणी, वैतालिक, शक्ति, सौरांध्री, स्वदेशी, संगीत, हिडिंबा, जहाँ तक हम देखते हैं अधिकतर हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को साहित्यिक पृष्ठभूमि पर लाकर प्रत्येक जनमानस को हमारे भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास आपने किया। काव्यगत विशेषताएं, गुप्त की काव्यगत विशेषताओं के साथ ही पहले मैं लूँगी साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य जो हमारे कोर्स में भी है, जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने राष्ट्रकवि गुप्त ने अपने साकेत में रामायण का उद्देश्य था रावण वध, लेकिन साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने उन उपेक्षित पात्रों को लिया जो रामायण में अपने काव्य से वंचित थे, जैसे उर्मिला। साकेत में सर्वाधिक उर्मिला का वर्णन है, सीता का वर्णन है, कैकेयी को भी सम्मान दिया गया है। इसमें 12 सर्ग हैं। कभी कभी ये लोग बात कहते हैं कि साकेत महाकाव्य नहीं है, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि डाली जाए तो साकेत महाकाव्य है। यहाँ पर राम, तुलसी के श्री राम भगवान नहीं हैं। यहाँ क्या है? राम, मैथिली शरण गुप्त खुद कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? मतलब उन्हें भी चिंता रहती है कि ये किस तरह का कार्य हो रहा है साकेत में। तो राम क्या जवाब देते हैं उनके साकेत में? संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस बात से प्रतीत होता है कि साकेत महाकाव्य केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, साकेत मनुष्यता, मानवतावादी दृष्टिकोण पर चला हुआ काव्य है। फिर उर्मिला का जब परिचय आता है तो उर्मिला सहर्ष अपने पति को कहती हैं कि तुम जाओ मेरे तपोवन के हरिणवंचारी, मैं रोक न लूँगी तुमको तजो यह भाई भारी। मतलब तुम जाओ अपने भाई की सेवा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म से वंचित नहीं करूँगी। यद्यपि उनके चरित्र चित्रण में मैथिली शरण गुप्त दिखाते हैं मुखकांति पड़ी पीली पीली, आँखें अशांत नीली नीली। ये उर्मिला का चरित्र बताकर आपने बताया कि भारतीय स्त्री कितनी शक्तिशाली है, भारतीय स्त्री कितना ज़्यादा समर्पित है, भारतीय स्त्री अपने परिवार को रखने के लिए क्या क्या धर्म और कर्म का निर्वहन करती है। इस तरह उन्होंने साकेत में, और साकेत शब्द का अर्थ हमको समझना चाहिए। साकेत कहते हैं अयोध्या और फैज़ाबाद के बीच का जो स्थान है, फैज़ाबाद जिला है उसके अंतर्गत अयोध्या आती है। अयोध्या और साकेत के फैज़ाबाद के बीच में 9 किलोमीटर का अंतर है, उस स्थान को साकेत कहते हैं। और उस नाम को भी जो कभी किसी ने नहीं सुना था
वो भी मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य से चर्चित कर दिया कि साकेत क्या है, कहाँ है, वो साकेत है। फिर उर्मिला का हम देखते हैं कि जब सीता लौट कर आती हैं तो वो कहती हैं कि हाय जो भाग्य था मेरा वो भी हुआ न तेरा। मतलब मैं तो अपने पति के साथ गई पर तू तो यहाँ रहकर दुख भोग रही है। इन सब बातों से हमको लगता है कि उर्मिला का चरित्र कैसा था, और यहाँ पर राष्ट्रीयता और गांधीवादी प्रधानता, ये है उनके काव्य की विशेषता जो मैंने अभी महाकाव्य के उर्मिला के साहित्य से आपको बताई। राष्ट्रीयता, राम भूत संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, राष्ट्रीयता है। गौरवमय अतीत के इतिहास की भारतीय संस्कृति, जयद्रथ वध, साकेत, काबा, करबला, गुरु तेग बहादुर सिंह का वर्णन, यह हमारी गौरव अतीत के इतिहास की भारतीय संस्कृति रक्षा करता है। पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता। लक्ष्मण क्या कहते हैं, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। वो उर्मिला को सांत्वना देते हैं कि तुम मुझे तपस्या करके अपने योग्य बनने दो, तुम इतनी अच्छे धर्मनिष्ठ पतिनिष्ठ नारी हो, निष्ठावान हो कि तुम मुझे अपने योग्य बनने दो। नारी मात्र को विशेष महत्व, यहाँ पर उन्होंने नारी का सम्मान किया है। हम देखते हैं मध्यकाल में स्त्रियों को पीछे हटा दिया गया। यद्यपि हमारे यहाँ वैदिक कालीन नारियाँ बहुत सम्माननीय थीं, यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता था, लेकिन मध्यकाल में मुसलमानों के अतिक्रमण के कारण स्त्रियों को घर में रहने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन आधुनिक काल में हमारे हिंदी साहित्य ने नारियों को फिर सम्मान देना शुरू कर दिया और ये कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में। प्रबंध और मुक्तक दोनों में, अभी जो मैंने कहा कि प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध काव्य, महाकाव्य में साकेत का स्थान महत्वपूर्ण है। अन्य महाकाव्यों के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। कहा जाता है कि महाकाव्य में सर्वप्रथम गणेश और सरस्वती की वंदना होती है। कथानक लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। सत्य है, इसका कथानक रामचरित्र पर आधारित है, लेकिन रामायण का चरित्र रावण वध था, मुख्य संदेश वहाँ रावण वध था। आसुरी प्रवृत्ति पर देवी प्रवृत्ति की विजय थी। लेकिन यहाँ पर एक धीरोदात्त महिला के चिंतन को लेकर समाज जीवन में हम परिवार के साथ किस तरह रह सकते हैं, इसका चित्रण है। एक महिला उर्मिला, एक नारी उर्मिला किस तरह से अपने तपस्या से, त्याग से अपने पति को अपने ज्येष्ठ की सेवा के लिए अग्रसर करती है। रस जिसमें हम देखते हैं शांत, वीर और श्रृंगार, इन तीन में से एक होना चाहिए। इसमें पूर्णतः वीर और करुण रस का समावेश है। धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म सिद्धि है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ कोई भी इसका चरित्र धर्म से, काम से, मोक्ष के लिए अपने को प्रस्तावित ना करता हो, अपने को प्रतिष्ठित ना करता हो। नारी की महत्ता पर विशेष बल दिया गया। जाति धर्म तथा देश प्रेम के लिए स्पष्ट झलक दिखाई देती है। राम सदैव अपनी धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हैं। साकेत सर्गबद्ध है, इसके 12 सर्ग हैं। महाकाव्य के विषय में कहा गया कि सर्गबद्धो महाकाव्य, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंदों का परिवर्तन भी है। इन संपूर्ण दृष्टियों से हम कह सकते हैं साकेत में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि इस महाकाव्य के सभी नियमों का पालन करते हुए साकेत महाकाव्य की दृष्टि से सफल है। और साथ ही उर्मिला जैसी महिलाओं का चिंतन करते हुए मैथिली शरण गुप्त का महिलाओं के प्रति अपना सम्मानजनक साहित्य प्रस्तुत है। धन्यवाद।